तो कैसे हैं साथियों। एक नए टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग देख रहे हैं मुझे मनोज एकेडमी पर। तो आज का नया टॉपिक रहेगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। सबसे कठिन टॉपिक मैं कह सकता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि कोहलबर्ग ने जो है दोस्तों अगर आप लोग किताब से इसको पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा कठिन महसूस होता है, लेकिन आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे ना, सिंपल भाषा में आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाऊंगा और आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। कब से कब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, चुटकियों में सफा करा दूंगा टॉपिक को। बस आपको करना क्या है, अगर आपको हमारा एक कोर्स पसंद आ रहा हो तो अपने मित्रों को भी रेफर कर दिया करें। ठीक है, छोटा सा काम आपको करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये टॉपिक, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। दोस्तों नैतिक विकास की अगर मैं बात करूंगा तो जीन पियाजे ने भी इस पर फोकस किया था, है ना। क्योंकि हम लोग ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पर ही फोकस किया है केवल। ठीक है, तो हाँ हम लोगों ने केवल यही पढ़ा है कि जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास पर फोकस किया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि नैतिक विकास पर भी इन्होंने फोकस किया था तो आपको कैसा लगेगा, फिर आप कहेंगे ना हाँ सर बताइएगा उसको भी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की ये शानदार वीडियो। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, इनका जन्म कब हुआ था, निवासी कहाँ के थे। जन्म के बारे में इतना ज्यादा नहीं पूछता आपसे। आपसे क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि भैया, अच्छा थोड़ा सा कम दिख रहा है ना, वेट करना। अभी सही है ना, हाँ अभी तो एक मिनट, सही सही है, थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। अब तो पूरा का पूरा सही है ना, अब सही है। तो दोस्तों आपसे पूछता है कि निवासी कहाँ के हैं, आपसे पूछता है कि निवासी कहाँ के हैं। तो कोहलबर्ग का जन्म हुआ था 1927 में और इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1987 ईस्वी में, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये निवासी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो 1958 ईस्वी में दिया था। कौन सा, नैतिक विकास का सिद्धांत। अब इन्होंने नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियां, 11 कहानियां ली थी। कोहलबर्ग इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता के स्तर को मापते थे। ठीक है, इन कहानियों में सबसे प्रसिद्ध जो थी वो थी हाइनज हिंज। इसकी कहानी बहुत ज्यादा फेमस थी है। इन्होंने 20 वर्ष तक बच्चों के साथ साक्षात्कार कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछा। साक्षात्कार किसको कहते हैं दोस्तों, जो आपके समक्ष रहता है, ठीक है, जो आपके सामने रहता है, ठीक है, प्रश्न पूछते थे, निर्णय निकाला। यह नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। यह सिद्धांत पियाजे और जॉन डीवी के विचार पर आधारित था। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की कुल 6 अवस्थाएं, यहां से आपका स्टार्ट होता है ये टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त शानदार, एक नंबर। ठीक है, कितनी अवस्थाएं दोस्तों, 6 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी और 3 स्तरों में इन्होंने बांटा था। 3 स्तर कौन कौन से थे देखिएगा, इनके जो है कभी कभी नाम अलग अलग पूछ लेता है। सबसे पहला था प्री कन्वेंशनल स्टेज। तो आप लोग जो है नाम लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। पहला नाम क्या, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको हम लोग पूर्व पारंपरिक अवस्था भी कह सकते हैं, पूर्व परंपरागत अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, ये नंबर 1 थी। नंबर 2 थी कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, इसको पारंपरिक या परंपरागत अवस्था भी कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या थी, पहले थी आपकी पूर्व, लेकिन अब की बार पूर्व नहीं है। तीसरी रहेगी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसको उत्तर पारंपरिक अवस्था भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या होती है सर, इसकी समय अवधि क्या होती है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होती है वो शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था मैं कह सकता हूं, वैसे तो अगर मैं शैशवावस्था की बात करूंगा, शैशवावस्था, तो सर ये अवस्था चलती है 0 से 6 वर्ष तक। ठीक है, और ऑप्शन में कभी कभी आपको 0 से 2 वर्ष भी मिल जाएगा, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा है। 0 से 5 वर्ष भी देता है आपसे, वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर।
लेकिन जो प्री कन्वर्सेशनल स्टेज है वो 4 वर्ष से 10 वर्ष तक चलती है। अगर आप लोग ये कहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि अभी नैतिकता नहीं आई है, परंतु बालक का नैतिक विकास जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो एक प्रश्न आपका बना था कि किस अवस्था में नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है, आप बताएंगे 4 से 10 वर्ष की अवस्था में, या आपसे कहेगा प्री कन्वेंशनल स्टेज के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना किस अवस्था में, 4 से 10 वर्ष की अवस्था में नैतिक विकास जो है प्रारंभ हो जाता है। बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है, वह जैसा देखता है वैसा सीखता है। ठीक है, करेक्ट है ना भाई। बालक क्या करते हैं, बालक जैसे परिवार में चीजें हो रही होती हैं उसको देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। बालक में तर्क एवं चिंतन का आधार बाहरी घटना होती है। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम लोग दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों एक पिक आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इस स्तर को 2 पार्ट में डिफाइन हम लोगों ने किया है। जो आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 3 स्टेज और 6 पार्ट। ठीक है, तो पहले था आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है, स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। इस अवस्था में बालक आज्ञा मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उसे दंड न मिल जाए। ठीक है, सही गलत का निर्णय जो है वो दंड और पुरस्कार पर डिपेंड करता है। बच्चा ये मानता है कि अगर हम लोग बड़ों की बातें मानेंगे, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, नहीं मानेंगे तो हम लोगों को दंड भी मिल सकता है। जिस प्रकार से दोस्तों ये क्या है ना, मैं यहाँ पर वैसे तो पिक्चर में क्या दोस्तों ये पौवा पी रहा है बच्चा, ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना गिलास को गिलास के रूप में लूंगा इसको। ये पानी लेकर आया बच्चा, पिताजी ने क्या मंगाया था, पिताजी ने पानी मंगाया था, इन्होंने, ये बच्चा तुरंत पानी लेकर आ गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसको डर था। किस चीज का डर था? आज्ञा किसने दी? इस पिता ने आज्ञा दी। और दोस्तों इसको दंड का डर था। ठीक है, इसलिए लेकर आया। बच्चों का मानना यह होता है कि हम लोगों को बड़ों की बात माननी चाहिए, वरना हमको दंड मिल सकता है। ठीक है, कार्य करेंगे तो हम लोगों को शाबाशी मिलती है। ठीक, सबसे पहला क्या होगा? दंड एवं आज्ञा की आज्ञा एवं दंड की अवस्था। दूसरी अवस्था होती है अहंकार की अवस्था। दूसरी अवस्था क्या होती है? अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इस अवस्था में बालक में अहम का भाव रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर में दिख रहा है ना आपको, वहां से अभी अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, लेकिन है सूखी हड्डी है। ठीक है, यानी कि इसमें अहम रहता है बच्चे में। बच्चा होता कुछ नहीं है उस टाइम पर, लेकिन वो उसमें अपने आप में अहम रहता है कि हाँ भाई मैं भी हूं। जिस प्रकार से कक्षा 10 के बाद बच्चा अपने आप को मतलब पूरा बड़ा व्यक्ति समझने लगता है। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर किसी बच्चे ने कक्षा 10वीं पास कर ली, उसके बाद मत पूछ लेना उससे कुछ बात है, वो आपको बेवकूफ समझता है उस टाइम पे। ठीक है, बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के अनुरूप काम करने का मौका देना चाहिए। अगर हम दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर देते हैं तो वो हमारी इच्छा पूरी करता है। ठीक है, सही है ये वाला ऑप्शन आपका, समझ में आ गया आपको? आ गया होगा। एक होता है आपका, दूसरी स्टेज होती है आपकी कन्वेंशनल स्टेज। ये अवस्था होती है 10 से 13 वर्ष तक, कन्वेंशनल स्टेज। इसको भी वैसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मैं आपको बताऊंगा आगे। इस अवस्था में बालक का सर्वाधिक नैतिक विकास जो है होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र एवं संस्कृति के आधार पर एवं इनके द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास करता है। मैंने आपको बताया कि 2 अवस्थाएं भी इसकी मानी गई हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं दोस्तों? ये हैं, देखिए नंबर 1 होगा आपका प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, इसको मैं कह सकता हूं अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अवस्था। जैसे एक लड़की जो है वो अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई है, ठीक है, तो ये कुछ किताब में या बुक में पढ़कर दिखा रही है, तो इसकी मम्मी इसकी तारीफ करेगी, प्रशंसा चाहता है बच्चा इस अवस्था में। ठीक है, इस अवस्था में बालक जो है प्रशंसा पाना चाहता है। बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है, एक दूसरे से सम्मान पाने की भी भावना होती है। ठीक है, बालक उसी काम को करता है जिससे उसको प्रशंसा मिलती है। अच्छा दोस्तों, होता क्या है,
अपने इंडिया में या आप लोगों के साथ भी होता होगा, जब कभी घर पर मेहमान आते हैं ना, ठीक है, तो क्या कहते हैं, अरे मेरे, हाँ, चिंटू, या बच्चे का नाम चिंटू होगा, राजू होगा, जो भी होगा, ठीक है, इनको कविता सुनाना, एबीसीडी सुनाना, गिनती सुनाना, 1 2 3 सुनाना, मतलब उसके अपने बच्चे की तारीफ करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो प्रशंसा की अवस्था, और बच्चा भी चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो, वो सुनाता है, ठीक है, पोयम भी सुनाता है वो, ठीक है, और वो जो है अल्फाबेट भी सुनाता है, वर्णमाला भी सुनाता है, ठीक। तो प्रशंसा की अवस्था, उत्तम लड़का उत्तम लड़की, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये कवाना कहनाना चाहता है, दूसरों से कवाना चाहता है, ठीक। दूसरा होगा सामाजिक अवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। बालक समाज द्वारा निर्धारित अवस्थाओं तथा नियमों के प्रति सम्मान रखता है। इस अवस्था में पहुंचकर बालक ये सोचने लगता है कि समाज के विरुद्ध किया गया कार्य अनैतिक है, सामाजिक कार्यों की तरफ उन्मुख हो जाता है, ठीक है। तीसरी अवस्था जो रहती है दोस्तों, वो आपकी रहती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो आपकी 13 वर्ष के बाद की अवस्था चलती है। इस अवस्था में बालक का नैतिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है एवं बालक नैतिकता के लिए आत्मनिर्भर बन जाता है। इसके बाद बालक स्वयं नैतिक मूल्यों का निर्धारण करता है। सिंपल है दोस्तों ये तो आपका। इसकी 2 अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं। एक आपका सामाजिक समझौते की अवस्था। अभी आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, इसमें देखा होगा आप लोगों ने कि भैया यहाँ पर लिखा हुआ है, या तो देखो शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना है, सीट बेल्ट अगर आप लोगों ने नहीं बांधी तो गाड़ी नहीं चलाना है, स्पीड को लिमिट में रखना है आपको, इतना सारा सामान जो है अपनी गाड़ी के ऊपर ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है। इस पिक्चर में दिखाया गया। कहने का तात्पर्य होगा, अगर आप लोग नियम तोड़ते हैं, समाज के बनाए गए जो नियम तोड़ते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। इस बात को जो है इस अवस्था में आते आते बच्चा समझ जाता है। तो बालक को कई परिस्थितियों में समाज से समझौता करना पड़ता है। इस अवस्था में पहुंचकर बालक ये मानने लगता है कि हमें समाज के नियमों का पालन करना चाहिए, वह समाज हमारे हितों की रक्षा करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें कही गई हैं, स्पीड लिमिट, ये चीजें, ये केवल और केवल हमारे हित के लिए कही गई है। तो व्यक्ति सोचते हैं क्यों ना हम लोग इनका पालन करें, ठीक है। यह समझ जाता है कि समाज के लोगों की सहमति से सामाजिक नियम बदले भी जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट रहेगा आपका कि विवेक की अवस्था, अर्थात सर्वाधिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता। इस अवस्था में अपने नैतिक नियमों को प्रोत्साहित करने और आत्मनिंदा से बचने का अभिप्रेरण अधिक होता है। कहने का मतलब यह होता है कि भैया हमारी कोई निंदा न करे, हमारी कोई बुराई न करे, अच्छे अच्छे कार्य हम लोग करें। यह अवस्था उच्चतम सामाजिक स्तर की अवस्था होती है। इस अवस्था के अंतर्गत किशोरों में नैतिकता की भावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बालक जो है ना अपने विवेक पर काम करने लगता है, ठीक है। तो ये जो अवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं, कोहलबर्ग का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा है, कोहलबर्ग को हम लोगों ने पढ़ लिया है, और इतनी सिंपल तरीके से कोहलबर्ग को कोई समझा नहीं सकता, चित्रों के माध्यम से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है साथियों। और अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो इस टॉपिक में, कोहलबर्ग में, या एक बार मैं आपको डिफाइन कर देता हूं, दोबारा जल्दी जल्दी कर देता हूं सिंपल तरीके से। कोहलबर्ग दोस्तों आपके 1927 में जन्म हुआ, 1987 में एक्सपायर हो गए। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सिद्धांत दिया था 1958 में। मैं आपको 3 पार्ट में डिफाइन करूंगा। देखो, एक प्री कन्वेंशन स्टेज है, एक आपका कन्वेंशन स्टेज है, आपका पोस्ट कन्वेंशन स्टेज है, ठीक है। अब इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। जो आपकी प्री कन्वेंशन स्टेज होती है दोस्तों, वो आपकी 4 से 10 वर्ष तक चलती है, ठीक है। इसमें 2 चीज होती है, एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था, एक होती है अहंकार की अवस्था, ठीक है। अहंकार की अवस्था यानी कि इस अवस्था में बालक ये सोचता है कि बड़ों का कहना मानना चाहिए, अगर बड़ों का कहना नहीं मानोगे दंड मिल सकता है, ठीक है। यानी कि आज्ञा माननी चाहिए, नहीं तो दंड मिल जाएगा। अहंकार की अवस्था दूसरी होती है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक जो है वो मतलब घमंडी हो जाता अपने आप में। जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसकी बॉडी वॉडी कुछ है नहीं, लेकिन देखो फटा जा रहा है बिल्कुल पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन गाय जिसमें भी सोचता है कि भैया हम लोग अपने हितों की कार्य करें, और जो दूसरा अपने हित के लिए कार्य कर रहा है उसको भी करने दें। कन्वेंशनल स्टेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, वैसे ही 10 वर्ष से 13 वर्ष तक चलती है। पहली होगी प्रशंसा की अवस्था, यानी कि दोस्तों इस अवस्था में बालक दूसरों से प्रशंसा चाहता है, ठीक है। एक होता है समाज के प्रति सम्मान की अवस्था, यानी कि
इस अवस्था में आकर जो है बालक समाज के प्रति सम्मान रखता है, उसके बनाए गए नियमों को पालन करता है। तीसरी अवस्था होती है दोस्तों आपकी कौन सी? पोस्ट कन्वेंशनल अवस्था स्टेज है ना, ये आपकी 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था में चलती है। सबसे पहला सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम है उनसे समझौता करता है, लेकिन ये जानता है कि जो नियम बनाए गए हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? जब समाज की सहमति होगी। विवेक की अवस्था, यानी कि बालक जो है इस अवस्था में अपने दिमाग से कार्य करता है, अपने विवेक से कार्य करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने मित्रों तक इसको पहुंचा दें। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्रिप्शन नहीं लिया आपके मित्रों ने उनसे बोलो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कैसे हैं सभी साथी? मनोज एकेडमी में एक बार फिर से आपका अभिनंदन है। नए लेक्चर के साथ आप लोग पढ़ने वाले हैं आज विशेषण। तो टॉपिक बहुत शानदार हैं, सारे के सारे टॉपिक आपके अच्छे हैं, क्योंकि आपको भैया एग्जाम में तो करनी ही है सारे के सारे टॉपिक ये। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विशेषण। विशेषण किसको कहा जाता है सर? डायरेक्टली टॉपिक पर फोकस करेंगे, ज्यादा बातें करने की आवश्यकता आपको नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास में आप लोग जानते ही हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम लोग विशेषण कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, यहां से 100% बनेगा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के बारे में पढ़ा आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। सर्वनाम अर्थात सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम कितने प्रकार के पढ़े हम लोगों ने? 6 प्रकार के पढ़े प्रयोग के आधार पर। टोटल हम लोगों ने हिंदी में सर्वनाम कितने पढ़े? 11 हम लोगों ने पढ़े। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम लोग विशेषण कहते हैं। वाक्य के अंग आपके 3 होते हैं, कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। इन्हीं पर ये डिपेंड रहता है दोस्तों विशेषण भी। तो विशेषण को जानने से पहले आप सभी को विशेष्य के बारे में पता होना चाहिए और विशेषण दोनों के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मैंने यहां पर जो है दोस्तों प्रविशेषण भी लिखा है, क्योंकि इसकी भी आवश्यकता आपको भविष्य में पढ़ने वाली है इसी वाले लेक्चर में। तो विशेषण किसको कहा जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे विशेष्य किसको कहते हैं। ठीक है, मैं पूरा एग्जाम्पल देकर बताऊंगा, आप लोग डोंट परेशान ना हो बिल्कुल भी। दोस्तों विशेष्य किसको कहा जाता है? भाई जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, या विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है या बताए, वो आपका दोस्तों विशेष्य कहलाता है। कैसे कैसे अभी बताऊंगा। प्रविशेषण के बारे में और बता दीजिए सर दोस्तों। यहां पर प्रविशेषण वो होता है कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता ठीक है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो आपके प्रविशेषण कहलाते हैं। लेकिन सर हमारे समझ में तो आया नहीं, जरा डिटेल में बताएं, एग्जाम्पल देकर बताएं, तब हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ इस तरह से चल रहा होगा। ठीक है, चलिए बता देते हैं आपको। देखो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर लिखा है। मेरी गाय काली है। एक वाक्य लिखा मैंने, मेरी गाय काली है। करेक्ट। अब अभी मैंने आपको बताया था जो विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बतलाते हैं वो आपके विशेष्य कहलाते हैं। तो काली क्या है दोस्तों? काली है यहां पर गाय। तो गाय क्या हो जाएगा दोस्तों? गाय हो जाएगी यहां पर विशेष्य। अभी आपको एग्जाम्पल लिखा रहा हूं, एक्सप्लेन भी करूंगा। काली दोस्तों विशेषण है, विशेषण है। साथियों अभी आपको यह भी बताया था मैंने,
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। दोस्तों गाय क्या होगी यहाँ पर? संज्ञा। ठीक है, तो गाय यहाँ पर विशेष्य हो जाएगी और काली जो है वो विशेषण हो जाएगा। एक एग्जाम्पल काफी फेमस हो रहा है दोस्तों, और मतलब कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा किताब में भी। जैसे लिखा आप लोगों ने मोटा या मोटी लड़की, मोटी लड़की, इसका ज्यादा एग्जाम्पल समझ में आएगा आपको। मोटी लड़की, दोस्तों लड़की क्या है यहाँ पर? ये संज्ञा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी आपकी विशेष्य। ठीक है, और मोटी क्या हो जाएगी दोस्तों? विशेषण। क्यों ये विशेषण सर क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों ये जो है लड़की की विशेषता बतला रही है कि लड़की मोटी है। ठीक है, लड़की मोटी है। ठीक, जैसे सुंदर लड़की, तो सुंदर दोस्तों क्या है? उसकी सुंदरता का प्रदर्शन हो रहा है, यानी कि विशेषण है वो। लड़की क्या है? लड़की विशेष्य है। जैसे पिछले वाक्य में अभी आप लोगों ने देखा दोस्तों, हमने लिखा मेरी गाय काली है, तो काली विशेषण हो जाएगा और गाय विशेष्य हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, आगे भी आप लोग समझ जाएंगे। अब प्रविशेषण का यूज करके और बता दो सर। अभी प्रविशेषण मैं आगे बताऊंगा, इसी टॉपिक में बताऊंगा, परेशान ना हो आप लोग। लेकिन इससे पहले आप लोग जानेंगे कि विशेषण के प्रकार कितने होते हैं सर। दोस्तों विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। इसकी मैं आप सभी को पहले छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। क्या ट्रिक है? आपकी सास के पग धो। वैसे दोस्तों फायदा रहेगा इसमें, जब शादीशुदा है ना वो फायदा रहेगा दोस्तों। थोड़ा सास को मना कर रखोगे तो बल्ले बल्ले रहेगी आप लोगों की, है ना। ठीक है तो सास के पग धो। दोस्तों सास से क्या होगा? आपका सार्वनामिक विशेषण। मैं इसको इस तरह से बताऊंगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, कैसे होगा आपका? क्या होगा आपका? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, विशेषण भी लिख दीजिएगा। ओहो, विशेषण मुझे लिखना पड़ेगा गाइस, कोई बात नहीं है दोस्तों। के आपका जो है साइलेंट है, पास से होगा आपका परिमाणवाचक, परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, और साथियों गा से आपका होगा गुणवाचक विशेषण। जो बाकी के शब्द बच गए हैं ना वो साइलेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों सास के पग धो, ये ट्रिक है विशेषण को पहचानने की। पहचानने की ट्रिक तो नहीं है, मतलब विशेषण के प्रकार हैं। विशेषण के प्रकार कितने हो गए? 4 हो गए आपके। अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण सबसे पहले मैंने इसलिए रखा है इसको क्योंकि ये सबसे ज्यादा कठिन लगता है। आप सार्वनामिक विशेषण किसको कहा जाता है? दोस्तों सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम, डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप लोग यहां पर, कि जो सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। संज्ञा से ठीक पहले आते हैं। या संज्ञा से, या जो सर्वनाम ठीक संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोगों ने 2 प्रकार से डिफाइन किया है। जो सार्वनामिक विशेषण है दोस्तों ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? सबसे नंबर 1 रहेगा दोस्तों आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण नंबर 1। दोस्तों दूसरा नंबर रहता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब ये होता क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दो। जब आपने मौलिक के प्रकार लिखा दिए, मौलिक यौगिक लिखाई दिया है,
तो ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। यौगिक या मौलिक की मैं डेफिनेशन ऐसे बता देता हूं कि जो सर्वनाम अपना मूल रूप से किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो मूल रूप से किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, वो मौलिक सर्वनाम विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए यहां पर, जो मैंने लिखा था ना ए वाला लिखा था मैंने, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने मौलिक विशेषण लिख दिया यहां पर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो अपना मूल रूप से किसी संज्ञा की विशेषता बदलाते हैं वो आपके मौलिक विशेषण कहलाते हैं। यह आदमी नेता है, और वह आदमी अध्यापक है, वह आदमी अध्यापक है, ठीक है, करेक्ट। तो सर यहां पर देखिए यह और यहां पर आपका वह है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जो संज्ञा से या संज्ञा की विशेषता बदलाते हैं, तो वह आदमी क्या है, नेता है, वह आदमी क्या है दोस्तों, अध्यापक है, ठीक है। तो ये मौलिक विशेषण आपका यहां पे हो जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं दोस्तों बी वाला, यौगिक विशेषण किसको कहा जाता है। वैसे इसको मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यौगिक सार्वनामिक विशेषण फुल फॉर्म लिख लेना अपने हिसाब से, इसको आप लोग नोट्स बनाओ तो, ठीक है। आप लोग देखिएगा विशेषण में सर्वनाम का थोड़ा सा यूज हम लोगों को करना पड़ता है। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं वो आपके, देखो एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा, ऐसा, कैसा और जैसा इत्यादि, वो आपके यौगिक विशेषण कहलाते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में आएगा आपका, ये केवल यौगिक विशेषण नहीं है, कभी सोचो इसका भी एग्जाम्पल बताओ सर। एक इसका एग्जाम्पल दोस्तों ये रहेगा कि ऐसी लड़की मिलनी कठिन है, ऐसी लड़की मिलनी कठिन है, ऐसी लड़की मिलनी कठिन है। दोस्तों इसमें मैंने लिखा ऐसी, ये आपका यौगिक है, करेक्ट है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखा, तुम्हारे जैसा आदमी, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा, तुम्हारे जैसा आदमी नहीं देखा भाई मैंने, ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना। तो दोस्तों जैसा जो है वो आपका इसमें जैसा, ये यौगिक विशेषण कहलाएंगे, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अब आप लोगों को नोट डाउन कर लेना दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहां पर नोट डाउन करा रहा हूं दोस्तों, आप लोग नोट डाउन करके लिखिएगा। क्या करना आपको, नोट कि पुरुषवाचक, सर सर्वनाम कहां से आ गया इसमें, अभी तो आप लोग विशेषण पढ़ा रहे थे, रुके रहो बेटा कोई बात नहीं है। पुरुषवाचक और निजवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़कर बाकी सभी, बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर, बाकी सभी सर्वनाम, बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर, किसके साथ प्रयुक्त होकर, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर, संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं, ठीक है। लिखना जरूरी है क्या, लिखना जरूरी है, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं, बन जाते हैं, बस इतना सा था ये जो सिस्टम था।
अब तो आप लोग जो ना चुटकियों में उड़ाते जाओगे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे नंबर पे लिखा देता हूं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसको कहा जाता है? गुणवाचक विशेषण किसको कहा जाता है दोस्तों? मैंने पिछली वाली पीडीएफ में आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा था, जैसे पापी वगैरह का, जब मैं संज्ञा आप लोगों को पढ़ा रहा था, तो गाइस जी वहां पर दिमाग में आ रहा था कि क्यों क्यों ना नेक्स्ट चैप्टर आपको विशेषण पढ़ा जाए, क्योंकि विशेषण आपका सिमिलर मिलता ही है लगभग। ठीक है, क्योंकि वहां से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों को एक साथ आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। भाई मैं कह सकता हूं कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का आप लोग लिखेंगे, मतलब गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो, आदि का बोध हो। ठीक है, गुण की बात की जाती है दोस्तों इसमें, रंग की बात की जाती है इसमें। जैसे अपने अमरोहा को ले लेते हैं, हमने कहा सर, हमने लिखा कि अमरोहा, अमरोहा स्वच्छ नगर है, स्वच्छ नगर है। वैसे है नहीं इतना स्वच्छ। ठीक है, रियलिटी तो यह है कि स्वच्छ नहीं है इतना। बरसात के दिनों में पानी निकलना मुश्किल हो जाता है और व्यक्तियों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो गुण दोस्तों क्या है इसका? स्वच्छ नगर है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर में मैं आपको बता रहा हूं, यह आपका गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, और मनोज सर की क्लास में सुंदर सुंदर, या इसको रहने दीजिए, सुंदर सुंदर बच्चे पढ़ने आते हैं, ऐसे भी कह सकते हो, या बगीचे में सुंदर सुंदर पुष्प लग रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हो। बगीचे में सुंदर पुष्प लगे हैं, पुष्प लगे हैं। ये भी क्या दोस्तों? आपका गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चोरी कर रहा है ना कोई व्यक्ति, है ना, वो भी उसका गुण है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। इसके बाद लिखेंगे हम लोग संख्यावाचक विशेषण। 3 नंबर आपका रहेगा। संख्यावाचक विशेषण, थोड़ा फास्ट कर लें क्या? फास्ट कर लें क्या सर थोड़ा सा? हाँ जी सर, फास्ट करो फटाफट। दोस्तों यहां पर हम लोगों ने बात की है संख्यावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण दोस्तों क्या होता है? गुण तो हम लोगों ने पढ़ लिया भैया, जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेष मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, वो आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं ये भी आपके। ठीक है, एक तो होता है आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और एक होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक और निश्चित संख्यावाचक, डेफिनेशन लिख लिया आप लोगों ने संख्यावाचक किसको कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका 2-2 एग्जाम्पल और लिख लीजिएगा, 2-2 एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। दोस्तों संख्यावाचक में क्या होगा? संख्यावाचक में लिखा हम लोगों ने 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 बच्चे पढ़ रहे हैं। दोस्तों यहां पर डिजिट जो है वो आपकी निश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका निश्चित वाचक संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हो जाएगा। हमने देखा कुछ बच्चे कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। दोस्तों इसमें आपको नहीं पता ये आपका किसमें होगा? ये आपका होगा अनिश्चित संख्यावाचक में। ठीक है, दोनों के एग्जाम्पल समझ लिया आप लोगों ने। जहां पर डिजिट की बात की जाती है, संख्या की बात की जाती है, वो आपका निश्चित संख्यावाचक रहता है, जिसमें आप लोग गिन सकते हो इसको। लेकिन जिसमें आप लोग गिन ही नहीं सकते, वो आपका अनिश्चित रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब अगला और रहता है आपका विशेषण का प्रकार परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ये भी सर दो प्रकार के होते हैं, ये भी सर दो प्रकार के होते हैं। इसमें नापतोल की बात की जाती है, इसमें नापतोल की बात की जाती है। ये भी आपका एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और एक होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, क्या होता है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, सेम उसमें दोस्तों वही रहेगा जो आपका संख्यावाचक में था। इसमें भी थोड़ा सा बस मापतोल की बात की जा रही है, बाकी तो लगभग सेम ही है दोस्तों। हमने कहा 5 मीटर, 5 मीटर कपड़ा, तो इसमें निश्चित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 10 किलो गेहूं, किलो नहीं सेर, सेर लिखो अच्छा रहेगा। 10 सेर गेहूं। ठीक है, और भी लिख सकते हैं इसमें आप लोग जो है 10 रुपए, लेकिन रुपए जो रहेगा दोस्तों वो संख्या में आएगा, है ना। हमने लिखा 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, करेक्ट। अभी आपको देखना दोस्तों अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक में देखना आप, अनिश्चित संख्यावाचक में दोस्तों हमने कहा थोड़ा दूध, थोड़ा दूध दे दो, ये नहीं पता कितना देना कितना नहीं देना, थोड़ा कहा आप लोगों ने। अधिक, अधिक हो गया, कितना अधिक हो गया पता नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक ये आपके परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार होते हैं। और दोस्तों विशेषण हम लोगों ने पढ़ा कितने प्रकार का, विशेषण हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है 4 प्रकार का। और विशेषण दोस्तों अभी रुकना मत बिल्कुल भी, विशेषण अभी और आगे चलेगा, लेकिन उसका दूसरा पार्ट रहने वाला है, क्योंकि अवस्था के आधार पर हम लोग विशेषण पढ़ने वाले हैं। अवस्था के आधार पर जो विशेषण होता है वो कितने प्रकार का होता है, या इसी में पढ़ा दूं दोस्तों, इसी में पढ़ा देता हूं क्योंकि ज्यादा बड़ा टॉपिक ना हो जाए आपका, क्योंकि उसमें बस 5 मिनट लगेंगे। तो 5 मिनट में समझा ही देता हूं दोस्तों। आप लोग लिखिएगा अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर लिखते रहो, नोट्स बनाओ। अवस्था के आधार पर विशेषण, चार प्रकार के होते हैं क्या, या 2 प्रकार के होते हैं, या 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर जो विशेषण होते हैं सर वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के सर कौन कौन से होते हैं सर बता दो जल्दी से भैया। एक तो होता है मूलावस्था, मूलावस्था होता है आपका, और एक सर आपका दूसरा होता है आपका उत्तरावस्था, और सर तीसरा होता है उत्तमावस्था। तीसरा होता है उत्तमावस्था। यहीं पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइस। मूल अवस्था क्या होती है, यानी कि जो अपने मूल रूप में हो वो आपकी मूल अवस्था कहलाती है, यानी कि इसमें किसी की तुलना नहीं होती। आप लोग लिखो जल्दी से कि मूलावस्था में किसी की तुलना या किसी से तुलना नहीं होती, मूलावस्था में किसी से तुलना नहीं होती। ठीक है, तो मैंने लिखा मीरा थोड़ा लिखा नहीं जा रहा दोस्तों, यहां पर वेट करना। अच्छा नेटवर्क गए थे, कोई बात नहीं, नेटवर्क का कोई काम ही नहीं हमारा। हमने लिखा दोस्तों मीरा सुंदर है। बस हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा वाक्य बोल दिया मीरा सुंदर है, इसकी बढ़ाई कर दी। किसी से इसकी तुलना हो रही है क्या, नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना। तो ये मूल अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती। उत्तरावस्था में क्या होती है, जब किसी की तुलना अन्य से की जाए, चाहे 2 से की जाए, 3 से की जाए या 4 में तुलना की जाए,
तो वो आपकी होती है दोस्तों उत्तरावस्था। हमने लिखा मीरा गीता से सुंदर है। मीरा गीता से सुंदर है। तुलना किससे की गई? गीता से तुलना की गई। ठीक है। जैसे करेला नीम से कड़वा है। नीम से कड़वा है। ठीक है। तो यहां पर दो या तीन या चार व्यक्तियों से इसकी तुलना कर सकते हो आप लोग। एक होती है आपकी उत्तमावस्था। उत्तमावस्था दोस्तों, इसमें जो है हम लोग यहां पर सभी से सब में उत्तम लिख सकते हैं। सभी से उत्तम। सभी से उत्तम। ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा मीरा का नाम लिया था हम लोगों ने, अब मीरा का नाम ही ले लेते हैं हम लोग। मीरा सबसे सुंदर है। मीरा सबसे सुंदर है। ठीक है। और मोनू सबसे मूर्ख है। ठीक है। मोनू सबसे मूर्ख है। ठीक है। यानी कि दोस्तों क्या किया गया है यहां पर, सबसे बेस्ट या सबसे मूर्ख, सबसे तुलना करनी है यहां पर, यह आपकी उत्तम अवस्था होगी। ठीक है। इसके कुछ की पॉइंट मैं लिखा देता हूं आपको दोस्तों। जैसे मैंने यहां पर लिखा उच्च। उच्च शब्द जो है दोस्तों ये आपकी मूलावस्था में है। ठीक है। एक लिखा मैंने उच्चतर। उच्चतर दोस्तों ये आपकी उत्तरावस्था में आएगी। उच्चतम ये क्या आएगी दोस्तों आपकी उत्तम अवस्था में आएगी। ठीक है। जैसे लघु लिखा हुआ है, लघु, तो क्या हो जाएगा लघुत्तर। ये क्या हो जाएगा लघुत्तम। लघुत्तम। ठीक है। जैसे मधु, मधुर, मधुर, मधुरतम ना, मधुरत, मधुरत रहेगा। ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पर मधुरतम। मधुरतम यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो आपके हैं अवस्था के आधार पर विशेषण आपके तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। करेक्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। देखिए मैं आपको ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कम समय में ज्यादा जानकारी आप लोगों को मिल रही है। मैं इस टॉपिक को और भी बड़ा कर सकता हूं, मतलब एक शब्द को बहुत देर में लिखना, काफी देर में लिखने के बाद उसको समझाना, तो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से कराई जाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों ख्याल रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर।